नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य टीचर्स ट्रेनर एंड पेरेंटिंग कोच आपका स्वागत करता हूं बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि व्हाट आर लर्निंग डिसेबिलिटीज और अगर किसी को डिसलेक्सिया है तो हम उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और डिसलेक्सिया को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिस्ग्राफिया की। लेकिन डिस्ग्राफिया की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ये लर्निंग डिसेबिलिटीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज को। दोस्तों, अगर आप एक टीचर हैं तो हो सकता है कि कोई बच्चा आपकी क्लास के अंदर ऐसा हो जिसको ये इस तरीके की कोई बीमारी हो, जिसको आपकी मदद की जरूरत हो। तो सबसे पहले तो आपको इन सारी बीमारियों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इन सब डिफिकल्टीज, इन सब डिसेबिलिटीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेंड्स, टीचर्स तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर ट्रेंड टीचर्स की कमी है। सबसे पहले तो अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप किसी की हेल्प कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जानें कि बच्चा किस किस परेशानी से होके निकल सकता है। ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे को फेस करनी पड़ सकती हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्तों, अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हर टीचिंग एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आइए शुरू करते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में कि डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया का मतलब है पार्शियली लैकिंग इन राइटिंग एबिलिटीज, यानी कि बच्चा लिख तो पा रहा है लेकिन वो प्रॉपरली नहीं लिख पा रहा है। वो लिखते में ना केवल वर्ड्स की स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है बल्कि प्रॉपर लेटर फॉर्म भी नहीं कर पाता है। बच्चे को ये समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि वो जो लेटर है उसका ओरिएंटेशन कहां से होगा और उसका एंड कहां पे होगा। हम इस डिस्ग्राफिया को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शनल डिसेबिलिटी, यानी कि लिखने की समस्या जिसके अंदर बच्चा प्रॉपरली लिख नहीं पाता है। एक और वर्ड होता है दोस्तों जिसको हम अग्राफिया कहते हैं। अग्राफिया बहुत सिंपल है। अग्राफिया का मतलब है डिस्ग्राफिया का ही एक हायर लेवल, एक हायर वर्जन। डिस्ग्राफिया जो होता है ये बच्चों को जन्म से ही होता है, लेकिन जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है और वो लिखने में असक्षम होता है तो ये डिस्ग्राफिया आइडेंटिफाई कर हो पाता है। लेकिन जो अग्राफिया है ये लोगों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ, जैसे जैसे उसकी एज ग्रो होती है उसके साथ डेवलप होता है। अग्राफिया के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं दोस्तों, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और सिर पर चोट आई हो तो उसको अग्राफिया हो सकता है। यह भी हो सकता है कि अगर किसी को ऐसा बुखार आया हो जो उसके ब्रेन तक पहुंच गया हो तो भी उसको बहुत ज्यादा चांसेस हैं अग्राफिया होने के। डिस्ग्राफिया कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लेकिन इससे रिलेटेड एक मिथ जुड़ा हुआ है। लोगों को यह लगता है कि अगर बच्चे को अग्राफिया है, किसी को भी अग्राफिया है या डिस्ग्राफिया है, तो उसका जो ब्रेन है वो बाकी लोगों की अपेक्षा कम है, उसका जो आईक्यू लेवल है वो बाकी लोगों की अपेक्षा कम है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। दिस इज ओनली अ मिथ। दोस्तों, ये जो डिस्ग्राफिया है ये देखा गया है कि ये ज्यादातर गर्ल्स में कम पाया जाता है बॉयज की अपेक्षा। मोस्टली ये जो बीमारी है, ये जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, ये बॉयज के अंदर ज्यादा पाई जाती हैं कंपैरिजन टू गर्ल्स। दोस्तों, ये जो डिस्ग्राफिया है इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो कई चीजों का रोल होता है, जिसमें कि हमारे फाइन मोटर्स यानी कि हमारे फिंगर के मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन कि हम देख कहां रहे हैं और हमारा हाथ कहां जा रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है।
और हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है इस सबको कंट्रोल करने में, कि हम जो सोच रहे हैं क्या वो हम पेपर पे लिख पा रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं। अगर इन 3 फैक्टर्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डिस्टरबेंस हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बच्चे को, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को डिस्ग्राफिया हो गया है। अगर किसी को डिसलेक्सिया है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसको डिस्ग्राफिया भी हो सकता है। अगर किसी को ADHD है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसको डिस्ग्राफिया भी हो सकता है दोस्तों। अगर किसी को डिस्ग्राफिया है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसे कोई दूसरी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल लर्निंग डिसेबिलिटी। और अगर किसी को दोस्तों एक ही लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उस केस में कहा जाता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। आइए अब जानते हैं कुछ सिम्टम्स के डिस्ग्राफिया को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिस्ग्राफिया के कुछ कॉमन सिम्टम्स की, कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अगर आप बच्चे में नोटिस कर रहे हैं तो हो सकता है कि बच्चे को डिस्ग्राफिया हो। सबसे पहले तो जब आप उसको होमवर्क कराने के लिए बैठाते हैं तो बच्चा थोड़ी देर में ही लिख के बोल देता है, मम्मा मेरे तो फिंगर्स में बहुत पेन हो रहा है, मुझसे तो पेंसिल ही नहीं पकड़ी जा रही। तो अगर बच्चा ऐसा बोल रहा है तो हो सकता है कि उसको डिस्ग्राफिया हो, क्योंकि उसके फाइन मोटर्स अभी तक इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, उसको फाइन मोटर्स में प्रॉब्लम हो। दोस्तों, फाइन मोटर्स का मतलब होता है हमारे फिंगर्स। इसके अलावा अगर बच्चा इरेगुलर लिख रहा है, उसके हैंडराइटिंग के अंदर कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दे रही, इनकंसिस्टेंट स्पेस छोड़ा हुआ है उसने, कहीं वो लेटर्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ देता है, कहीं किसी किसी लेटर के बीच में वो कम स्पेस छोड़ता है, वो कुछ वर्ड्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ देता है, कुछ वर्ड्स के बीच में बहुत थोड़ा स्पेस छोड़ता है। हो सकता है कि बच्चा कई बार आउट ऑफ स्पेस भी लिख रहा हो, यानी कि जो रूलर बना हुआ होता है कॉपी के ऊपर, वो हो सकता है उसके बाहर भी लिख रहा हो। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको डिस्ग्राफिया हो सकता है फ्रेंड्स। इसके अलावा बहुत सारे लेटर्स वो ऐसे लिखता है जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और बहुत सारे लेटर्स बहुत छोटे बना देता है। डिफरेंट टाइप के स्लांट्स बना देता है। स्लांट्स का मतलब होता है दोस्तों तिरछी लाइनें। वो बहुत सारी लाइनें उल्टी बना देता है। उसको अगर लेफ्ट स्लांट बनाना होता है तो वो राइट स्लांट बना देता है, और राइट बनाना होता है तो वो लेफ्ट स्लांट बना देता है। तो भी हम कह सकते हैं कि बच्चे को राइटिंग की प्रॉब्लम है, बच्चे को डिस्ग्राफिया है। दोस्तों, इसके अलावा वो लिखते लिखते ऐसा करता है कि कई बार अपर केस लेटर में लिख देता है और कई बार लोअर केस में लिख देता है। वो अपर केस और लोअर केस के अंदर डिफरेंस ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि कई बार वो रनिंग हैंडराइटिंग यानी कि कर्सिव में लिख देता हो और कई बार प्रिंट स्टाइल में लिख देता हो। मतलब कि उसकी हैंडराइटिंग के अंदर किसी भी तरीके की कोई हमें कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही है, और वो पेंसिल को भी बहुत लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से वो अपना जो उसका वर्क है वो इनकम्प्लीट ही छोड़ देता है बीच में, और वो कभी भी पूरा पेज एक साथ नहीं लिख पाएगा। अगर उसको डिस्ग्राफिया है तो उसके फिंगर्स में इतना पेन होगा कि वो कुछ लाइन लिख के ही उस पेंसिल को ड्रॉप कर देगा, और उसकी राइटिंग स्पीड भी बहुत स्लो आएगी। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं दोस्तों कि बच्चे को डिस्ग्राफिया हो सकता है। और राइटिंग स्पीड स्लो आने के अलावा वो जब इरेज करेगा तो इरेज करते हुए इतना तेज इरेज कर देगा कि हो सकता है पेज ही फट जाए। सबसे ज्यादा जो ट्रबल वो फेस करेगा वो ग्रामर के अंदर फेस करेगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि फुल स्टॉप क्या है, कॉमा क्या है और कहां एक्सक्लेमेटरी मार्क है। वो एक्सक्लेमेटरी मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा सब कुछ स्किप कर देगा। बहुत सारे लेटर्स स्किप कर देगा लिखते हुए, वो कॉपी करके भी नहीं लिख पाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे को डिस्ग्राफिया हो सकता है। दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स हमने डिस्कस किए डिस्ग्राफिया के। अब हम देखेंगे कि अगर बच्चे को या किसी भी पर्सन को डिस्ग्राफिया है तो उसके लिए हम क्या रेमेडियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकते हैं। फ्रेंड्स,
अगेन मैं वही बात कहूंगा कि डिस्ग्राफिया पूरी तरह से तो सही नहीं हो सकता, लेकिन हम इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, बहुत हद तक कम कर सकते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप एक पेरेंट हैं या आप एक टीचर हैं और आप ऐसे बच्चे के साथ डील कर रहे हैं जिसको डिस्ग्राफिया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपको उस बच्चे के काम को क्रिटिसाइज नहीं करना है दोस्तों। जैसे हम उसको प्रेज करें, जितना ज्यादा हो सकता है हम उसको प्रेज करें। भले ही बच्चे ने एक लाइन भी लिखी है, हमें उसको कहना है बेटा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप कर सकते हो, आपने एक लाइन लिखी है ना, आप ऐसी एक लाइन और लिख सकते हो। और दूसरी चीज दोस्तों, बच्चे को हमेशा ऐसी कॉपी दें, ऐसी नोटबुक दें जिसके अंदर लाइंस बनी आती हैं, जिसको हम रूल्ड नोटबुक या रूल्ड पेपर कहते हैं। आप ऐसा पेपर यूज करिए। और इंग्लिश के लिए आप उसको 4 लाइंस वाली नोटबुक भी दे सकते हैं। और अगर आप हिंदी लिखा रहे हैं तो हिंदी में हमेशा उसको 5 लाइंस वाली नोटबुक दीजिए, जिससे कि बच्चे को पता चले कि मुझे मात्रा कहां तक लेकर जानी है, वरना उसको हिंदी की राइटिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस होगी दोस्तों। आप बच्चे को ट्राईग्रास्प वाली पेंसिल भी दे सकते हैं दोस्तों। एक ऐसी पेंसिल आती है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, तो बच्चा उसको इजीली होल्ड कर सकता है। और एक पेंसिल होल्डर भी आता है जो कि अमेज़न पे इजीली मिल जाता है। उस पेंसिल होल्डर के अंदर बच्चा अपनी तीनों फिंगर्स बना के ट्राइपॉड ग्रिप बना सकता है दोस्तों, तो उसको पेंसिल होल्ड करने में आसानी रहेगी। लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बच्चे को बहुत ज्यादा पेंसिल होल्डर पे डिपेंड ना करें। आप एक और चीज कर सकते हैं दोस्तों, अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसको कंप्यूटर यूज करने का अलाउ कर सकते हैं कि अगर वो लिख नहीं पा रहा है तो वो टाइप कर सकता है। अगर बच्चा छोटा है तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस कराइए, इसी से उसकी हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी दोस्तों। आप बच्चे को अगर उसका ट्राइपॉड ग्रिप नहीं बन पाया है तो आप एक और चीज कर सकते हैं, आप एक सॉक्स ले लीजिए, सॉक्स के अंदर 3 होल्स कर दीजिए और 3 होल्स करके बच्चे की दोनों फिंगर और उसका थंब उस सॉक्स में से निकाल सकते हैं। और जब बच्चे की बाकी फिंगर्स मुड़ जाएंगी तो वहां पे आप कॉटन लगा दीजिए और फिर बच्चे को पेंसिल पकड़ा दीजिए। और स्टार्टिंग हमें हमेशा पेंसिल से नहीं, क्रेयॉन्स के साथ करनी है, क्योंकि क्रेयॉन्स सॉफ्ट होते हैं और पकड़ने में इजी रहते हैं। अगर आपको चौक और स्लेट मिल सकती है तो वो बेस्ट है। बच्चा स्टार्टिंग हमेशा चौक और स्लेट के साथ करे तो उसके लिए होल्ड करना भी इजी रहेगा और वो लिखना बहुत जल्दी सीख जाएगा दोस्तों। आपको कभी भी उसका काम कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। और अगर आप एक टीचर हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराइए। आप बच्चे को कुछ पल्सेस दे दीजिए मिक्स करके, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के पल्सेस मिला दीजिए। बच्चे को बोलिए कि बच्चा उसको पिक करे और सेग्रीगेट करे अलग अलग कलर्स के पल्सेस। इससे क्या होगा, इससे बच्चे के फाइन मोटर्स डेवलप होंगे। पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप घर पे एक बास्केटबॉल रिंग लगा लीजिए, छोटा बास्केटबॉल रिंग, और बच्चे को उसके अंदर बॉल थ्रो करने के लिए बोलिए। जब बच्चा उसमें अगेन एंड अगेन बॉल थ्रो करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा दोस्तों। आप बच्चे से ड्राइंग करवाइए, उसको ज्यादा से ज्यादा ड्राइंग करने के लिए बोलिए। जब वो ड्राइंग करेगा अपने मन से, अपने इंटरेस्ट से करेगा, क्योंकि बच्चे का लिखने में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, तो जब वो ड्राइंग करेगा तो हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो और धीरे धीरे करके उसके फाइन मोटर्स डेवलप होना शुरू हो जाए दोस्तों। एक स्ट्रेस बॉल आती है, येलो कलर की स्ट्रेस बॉल ले लीजिए, किसी भी कलर की बॉल ले लीजिए आप, स्ट्रेस बॉल। वो बहुत सॉफ्ट होती है, बच्चे से जब आप वो बार बार प्रेस करने के लिए बोलेंगे तो धीरे धीरे बच्चे के फाइन मोटर्स उससे भी डेवलप होंगे। और हमें रिस्ट का भी थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करानी है, जिससे कि जब बच्चा आगे चल के कर्सिव हैंडराइटिंग लिखेगा तो उसको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप हमारे बाकी व्यूअर्स को कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप देना चाहूंगा जो कि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे टीचर्स के साथ शेयर करी और उनके बच्चों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला इस टिप को आजमाने के बाद। वो ये टिप है कि आप जब भी बच्चों को पेंसिल दें लिखने के लिए, अगर बच्चा छोटा है तो आप उसको हाफ पेंसिल दीजिए।
जब हम पेंसिल को हाफ कट कर देते हैं दोस्तों, तो पेंसिल का वेट कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे के फाइन मोटर्स अभी तक इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, तो बच्चे को पेंसिल होल्ड करने में बहुत दिक्कत आती है। जब आप उसको हाफ पेंसिल दे देंगे तो आप देखेंगे जहां बच्चा 2 लाइन लिख पा रहा था वो वहां पे 4 लाइन लिखेगा, और उसकी हैंडराइटिंग में भी आपको काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करिए और शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके दोस्तों।